आज हम राहु ग्रह के बारे में बात करें। वैदिक ज्योतिष में आप लोगों ने राहु के बारे में बहुत पढ़ा है। लाल किताब राहु को किस दृष्टिकोण से देखती है उसको समझना होगा। और मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं, राहु की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैक्सिमम वही हैं जो आपको वैदिक ज्योतिष में पढ़ा है कि राहु और केतु को इस प्रकार दूध से भी पड़ा कल्पना की गई है प्रणाम दूध। कि एक सर्प है, एक सांप है, और सांप को शनि कहा गया है। और सांप का जो मुंह है, जो हेड है, वो राहु है, और जो उसकी टेल है वो केतु है। तो राहु केतु को समझने के लिए शनि इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और उसके लिए सांप अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल है। कि अगर आप सांप देखते हैं, बिल्कुल आप शनि को भी, राहु को भी, केतु को भी भली भांति समझ पाएंगे। अगर हम समय को देखें कि राहु का समय कब होता है, तो जब सूरज छिप रहा होता है। लाल किताब में राहु की रेमेडी में करते समय राहु के समय का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब सूरज छिप रहा होता है, सांझ हो रही होती है, और रात होने से पहले का जो समय है वो राहु का समय है। ये वो समय है जिसे संध्या का समय भी कहा जाता है। राहु के उपाय करते समय इस समय का ध्यान जरूर करना चाहिए। अर्थात ऐसे समय में की गई राहु की रेमेडी कई गुना ज्यादा अच्छे परिणाम देती है। राहु दिमाग में उठने वाली वो लहरें हैं जो बिना किसी लॉजिक के हैं। ये हमारे दिमाग में उठने वाले विचारों का स्पंदन है। राहु बिना मतलब की विचार पैदा करने की शक्ति है। ज्योतिष में यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु यदि अच्छा है, तो यही विचार उसके लिए कामयाब विचार हो जाते हैं, और यही राहु उसके लिए बेस्ट प्लानिंग प्लेनेट का काम करता है। उसके जीवन में उसे किस समय कौन सी प्लानिंग बनानी चाहिए, और प्लानिंग किस प्रकार से बनाई जाती है, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, इसे काम को करवाने के लिए क्या टैक्टिस अपनाई जाती हैं, ये सभी की सभी राहु की होती है। तो राहु जब अच्छा होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कूटनीति बनाएगा, बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएगा, भविष्य के बारे में पहले से ही हमें बता देगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें बता देगा। उसे पहले से ही आभास होने लग जाता है कि आने वाले समय में मार्केट में क्या होने वाला है, आने वाले समय में हमें कमाने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा विचार राहु प्रकट कर दे। राहु अगर खराब हो जाए तो वही विचारों की लहरें पागलपन की लहरें होती हैं। वही लहरें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। ये वही लहरें होती हैं जिनके फेर में आने के बाद व्यक्ति वहमी हो जाता है। उसे तरह तरह के वहम पैदा होने लगते हैं, और उसे भूत प्रेत नजर आने लगते हैं। लाल किताब के माध्यम से आज ये भी समझेंगे हम, ये भूत प्रेत का क्या चक्कर है। लाल किताब कहती है भूत प्रेत कुछ नहीं, आप क्या समझो राहु खराब तो भूत प्रेत। अगर किसी व्यक्ति का राहु जब खराब होता है तो वो भूत प्रेत में यकीन ही नहीं करता, केवल उनके चक्कर में भी फंस जाता है। और राहु के खराबी होने के कारण कब्रिस्तान, शमशान, इनके चक्कर लगाने शुरू कर देता है, तांत्रिकों के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा हमारे समाज में भी
जो कब्र होती है, कब्रों की पूजा करना, ये लाल किताब गलत मानती है। ये कब्रों की पूजा करना एक प्रकार से राहु को एक्टिवेट करना है, और गलत राहु को एक्टिवेट करना है। गीता में भी लिखा है, अगर आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही मना कर दिया कि आपने ऐसा काम नहीं करना। लाल किताब में स्पष्ट निर्देश है कि पीर फकीर के यहाँ पर जाकर के उनके धागे ताबीज बंधवाना, ये आपको गलत राहु की तरफ ले जा सकते हैं। आपका कोई ग्रह नहीं सुधरने वाला, उल्टा राहु बिगड़ने वाला है। और जिन लोगों का राहु नीच राशि में होता है या राहु खराब स्थितियों में होता है, वो लोग इन तरह के उपायों में पीर फकीर कब्र में ज्यादा यकीन करते हैं, वहां प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां चदरे चढ़ाते हैं। ये लाल किताब इसका भरसक विरोध करती है। ये बात हिंदू मुसलमान के आईने से नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये लाल किताब में स्पष्ट निर्देश है, आप लोग भी पढ़ सकते कि वहां पर मुर्दे की पूजा करना, मरे हुए कब्र के ऊपर जाकर के प्रसाद चढ़ाना, ये करना, ये सब निषेध है। उल्टा ऐसे घर वाले किसी ना किसी गलत हवा के चक्कर में फंस। जब हम कहते हैं ना गलत हवा का नाम ही गलत राहु है, ये और कुछ नहीं है। ऐसे में हमें समझना होगा कि राहु क्या क्या चीजें हैं जो राहु से आती हैं। हमारे चारों तरफ जो पोल्यूशन है वो राहु है, जिसे हम जहरीला धुआं कहते हैं। ये राहु का रूप है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो, ऐसे वातावरण वो राहु का वातावरण होता है। सिगरेट से निकलने वाला, गांजे से निकलने वाला, किसी भी प्रकार से निकलने वाला एक नशे में से जो धुआं होता है, वो भी जहरीला धुआं माना जाता है, वो राहु का धुआं है। और जो ये लोग हीरोइन, चर्स इत्यादि का सेवन करने वाले लोग हैं, ये वही लोग होते हैं जिन पर राहु का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव होता है। हमने जब ड्रग्स एडिक्ट्स की आप बात करेंगे, जो डेडली ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई हीरोइन ले रहा है, कोई नशा अव्वल दर्जे के कर रहा है, जिसमें शराब का नशा शनि का है, ये ध्यान रखना। शराब का नशा शनि का नशा है, परंतु शराब के अलावा के नशे, धुएं से निकलने वाले नशे या सूंघने वाले जो नशे, ये सब के सब राहु को जो है, ये सभी राहु को करते हैं। हेलो हेलो, आप ज्वाइन करो। आप, मैं ज्वाइन करा तो रहा हूँ, आप आ ही नहीं रहे। आओ, करो, करा कोशिश करो। मैडम जी 25 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग करो, देखो क्या दिक्कत है, दोबारा करो, है ना। तो ये कोई भी प्रकार का नशा का आदी हो जाना और उस नशे के आदी हो करके अपने पराये का भान नहीं रहना और अपने घर से दूर रहने की प्रवृत्ति, घर का सामान चोरी करके नशे करने का आदी होना, ये मेरे भैया सब के सब राहु है। अब हमें समझना होगा कि राहु खराब कब होता है। और यहाँ पर आप लोग जो वैदिक ज्योतिष में हम लोगों ने पढ़ा, हमने सीखा कि राहु कौन से भाव में होने से अच्छा होता है, कौन से खराब होता है। कुछ लोग किसी कारण से आज पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मेरे पास तो किसी का मैसेज आ नहीं रहा। राहु देव नाराज हो गए। हाँ, राहु ज्यादा गड़बड़ हो गया। वैसे कई लोग का मैसेज आ रहा है ग्रुप, दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन। हाँ देखिए, मैं तो रोक नहीं रहा किसी को भी, मैं हर एक को ज्वाइन करवा रहा हूँ। मेरे पास मैसेज ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, हम याद करते हैं कि राहु कौन से भाव में बैठेगा तो क्या होगा। ये तरीका हमेशा गलत है। मैं वैदिक ज्योतिष में भी आप लोगों को समझाता था, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आप राहु को किसी भी भाव में बिठा दें, कभी ना कभी वो बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। और राहु की दशा में इंसान बहुत राइज भी करता है। फिर वो इंसान कहता है जी आपने तो कहा था राहु तीसरे भाव में होगा तो बहुत अच्छा होगा, छठे में होगा तो बहुत अच्छा होगा, 11वें में होगा तो बहुत अच्छा होगा, और मेरा तो 5वें में बैठा है, बहुत अच्छा है, मैंने बड़ा पैसा कमाया। या मैंने राहु 9वें में बैठा हुआ है, मैंने तो बहुत पैसा कमाया राहु की दशा में। तो हमें समझना होगा, इसकी जड़ में जाना होगा। इसके लिए दो ग्रह बड़े जिम्मेवार ग्रह होते हैं। पहली बात तो, जिस भी व्यक्ति का बुद्ध अच्छा, आंख बंद करके आप ये समझ लो उसका राहु अच्छा। अब चाहे वो राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा क्यों ना हो, चाहे राहु उसके 9वें भाव में क्यों ना बैठा, तो राहु ग्रह है वो बुध ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। राहु को समझने के लिए बुध को समझ लीजिए। अगर बुध अच्छा है कुंडली में तो राहु उसके लिए काम करेगा। राहु उसके लिए प्लानिंग बना के देगा, उसके लिए कूटनीति बना करके देगा। लोगों से काम कैसे करवाना है, इस बात का ज्ञान राहु करके देगा। ये समझना है। तो बहुत ही प्यारा सूत्र है, एक एक लाइनर सूत्र है जो लाल किताब में, अगर वो हम समझ गए तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति लाल किताब को ऐसे पढ़ता है कि राहु पहले घर में तो ये होगा, 5वें में तो ये होगा, 10वें में तो ये होगा, नहीं भैया, वो व्यक्ति कभी ज्योतिषी नहीं बनेगा। ये लिखवा लो। वो खुद भी परेशान रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, दूसरों को भी डराता रहेगा, खुद भी डरता रहेगा। लाल किताब की व्याकरण को समझना है, लाल किताब के लॉजिक को समझना है। अगर बुद्ध आपका अच्छा है, बुद्ध यानी बुद्धि, तो बुद्ध जितना अच्छा होगा यानी आपकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी, बेवजह फिजूल विचारों को वो जगह नहीं देगा। अगर बुद्धि कमजोर होगी तो उस बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि तो गोल है, खोपड़ी है वो, खाली खोखली खोपड़ी है, उसमें बिना मतलब के विचार घुसते रहेंगे और दिमाग में लहरें उठती रहेंगी। यही लहरें वहम होता है, यही लहरें भूत प्रेत होता है, यही लहरें बुरे सपने होते हैं। तो हमें इनका ध्यान रखना है। और जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो हमें नशे की तरफ लेके जाता है, हमें परिवार से दूर लेकर के जाता है, और हमें विदेशियों की तरफ, विदेशी संस्कृति की तरफ लेकर के जाता है, हमें अपने धर्म से दूर लेकर के जाता है। हम अपने सनातन धर्म के विपरीत दूसरे धर्मों में आस्था और अपने धर्म के प्रति अनास्था रखना शुरू कर देते हैं। और यही राहु धीरे धीरे हमारे अंदर विकृतियां देता रहता है। तो जब हम लाल किताब पढ़ते हैं, हमें ध्यान समझना चाहिए। कोई केस आपके पास आता है कि हमारा बच्चा नशा करता है या बंदा नशा करता है, तो आपको लक्षण मैच करने कि वो नशा किस चीज का कर रहा है, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई वो अफीम चरस टाइप की जो उल्टे सीधे नशे हैं अगर वो कर रहा है तो समझो राहु है। अक्सर आपने देखा होगा ये वाले नशे जो गंदे टाइप के, जो कागज बींदने वाले लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें ये नशे की प्रवृत्ति बहुत होती है, उल्टे सीधे नशे करने की। आपने देखा होगा, या बंदे हों बच्चे हों जो कागज कूड़ा गलियों में से चुगते फिरते हैं, शाम को जा करके वो बहुत ही उल्टा सीधा नशा करते हैं।
ये राहु का ही अपूप है, ये समझ लीजिए। राहु भगवान बहुत ज्यादा इनसे नाराज थे, इसलिए इनका जीवन नरक के समान है। ये कूड़े घरों में रहते हैं, कूड़े के पास में रहते हैं, कूड़े के ढेरों के इर्द गिर्द रहते हैं, सारा दिन कूड़ा चुगने का काम करते हैं। तो आपको एक चीज समझ में यहाँ पर फिर से आनी चाहिए, कूड़ा जो कूड़े के ढेर है वो राहु है, कूड़े का ढेर राहु है, पोल्यूशन राहु है। तो राहु की रेमेडी यहीं से तैयार होनी शुरू हो जाती है। राहु को समझते जाइए, राहु की रेमेडी तैयार करते जाइए, बहुत आसान है राहु। साफ सफाई, राहु जहां पर जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी वहां राहु प्रवेश नहीं कर। हमारे घर में जो सीढ़ियां होती हैं, हमारे घर की जो सीढ़ियां हैं वो राहु है। टॉयलेट्स का जो स्थान है वो राहु है, और जो घर की छत है ऊपर की वो राहु है। समझ में आ गया? बहुत आसान तरीके से राहु कराऊंगा, दिमाग में बिठा दूंगा एकदम से, राहु टेंशन नहीं देगा बिल्कुल भी। घर की छत राहु है, घर की सीढ़ियां राहु है, और आपकी टॉयलेट राहु है। सबसे पहले तो टॉयलेट्स की सफाई राहु को दूर ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सीढ़ियों से गिरता है, जैसे कई बार होता है सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कईयों को होता है, जब भी वो पैर रखते हैं पैर ऊपर नीचे रखा जाता है सीढ़ियों से, ज्यादा चोट नहीं लगती पर 2-3 सीढ़ियों से फिसल जाता है बार। ये राहु के खराब होने की शुरुआत है, ये ध्यान रखना। और जिनका राहु खराब होता है ना, वो एक सीढ़ी एक छोड़ के चलेगा, हमेशा ध्यान रखना। एक सीढ़ी छोड़ेगा और 2 सीढ़ी पे आगे ऐसे 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 ऊपर कदम रखेगा। तो समझ लेना इसके अंदर इसके दिमाग में राहु की हलचलें हो रही हैं। ये इसके दिमाग में बेवजह विचार आ रहे हैं, और विचार इससे संभल नहीं पा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। इस समय ये डायरेक्शन लेस है। जब व्यक्ति डायरेक्शन लेस हो जाता है तो ये राहु की निशानी है। जब आपको कुछ नहीं सूझता, आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, पूर्व में जाऊं कि पश्चिम में जाऊं, समझो राहु का असर आ गया। तो हमने साफ सफाई करनी है, टॉयलेट साफ रखनी है, घर की छत साफ रखनी है, सीढ़ियां साफ सुथरी रखनी है, राहु ठीक हो जाए। अब अगर राहु ने ज्यादा परेशान कर दिया है तो धर्म स्थान, कोई भी धर्म स्थान पे जाकर के आप वहां की टॉयलेट साफ करना शुरू कर दो, फर्श साफ शुरू कर दो, सीढ़ियां साफ शुरू कर दो, आपका राहु का दोष दूर होना शुरू हो। ये मैं फोकट के उपाय बता रहा हूँ, बहुत सटीक उपाय है। किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं टिकती हो और वो खुद नौकरी छोड़ छोड़ करके आता हो, क्योंकि राहु से ग्रसित व्यक्ति खुद रोजगार छोड़ता है, उसको छुड़वाने की जरूरत ही नहीं। वो हमेशा ना ऐसी हरकत करेगा और सिस्टम में कमी निकालेगा और भाग जाएगा छोड़ करके। तो बार बार अगर नौकरी खुद ब खुद छोड़ करके आता हो तो उसके लिए उपाय बताया कि मंदिर में जा, झाड़ू लेकर के और सारी मिट्टी साफ कर, फर्श साफ कर, और उसकी जो लास्ट में मिट्टी बचती है उसको अपने माथे पे लगाना शुरू कर दे। किसी की नौकरी रोजगार नहीं लग रहा है तो लग जाएगा, बार बार नौकरी छोड़ के भाग रहा है तो नौकरी से टिकना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सटीक अजमाया उपयोग है। ये मुझे प्राप्त हुआ था, किसी साधु ने एक सत्संग में बताया था। मैं 18-20 साल की उम्र में था, एक सत्संग सुनने गया था, वहां पर इस प्रयोग को बताया था, और मैंने अपने जीवन में कई बार लोगों को कराया। इवन यही प्रयोग मैंने, जिनको बच्चे नहीं होते राहु के श्राप की वजह से, अगर बच्चे नहीं हो रहे हो तो भी यही उपाय कराना है। पितृदोष भी राहु से पैदा होता है। अगर पितृदोष जो राहु से पैदा हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, उस दंपत्ति को भी यही उपाय बताओ कि भाई मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ,
झाड़ू लगाओ और लास्ट की जो मिट्टी को अपने माथे पे लगाओ, संतान की मनोकामना बोलो, ठीक हो जाएगा। ये वो उपाय हैं जिसमें पैसा ज्यादा नहीं लगेगा परंतु रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते और आप ऊपरे पैसे वाले हो, तो जो व्यक्ति साफ सफाई का काम करता है, जिसे हम स्वीपर कहते हैं, स्वीपर को दान देना शुरू करो, स्वीपर को सफाई के पैसे देने शुरू करो, धर्म स्थान में झाड़ू गिफ्ट दो, पोछा दो, हैंड वॉश दो, डिटर्जेंट पाउडर दो। आप ये भी मंदिर में गुरुद्वारे में दे के आ सकते हैं। और जो स्वीपर होता है उसको भी आप ये चीजें गिफ्ट में दे सकते हैं। झाड़ू का दान देने से राहु केतु दोनों ठीक हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, लाल किताब में राहु ठीक है तो केतु अपने आप ठीक होगा। बड़ा प्यारा सूत्र, इसलिए केतु अगर नहीं भी कराऊंगा तो भी आपको ये समझ लो, राहु ठीक केतु अपने आप ठीक। सर कोई दिन होता है इसका, कोई डे स्पेसिफिक होता है? अरे नहीं कि दिन का कोई मैंने दिन बताया इसका ना, फिक्स होता पूरे दिन का समय बताया ना, जब सूरज छिप रहा होता है, जब सूरज छिप रहा होता है वो राहु का समय होता है। उस समय ये उपाय करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। सर? कोई वार फिक्स होता है? कोई वार नहीं है, अपनी मर्जी से जो मन करे वो वार कर शुरू कर देना। दूसरी बात, क्योंकि मामला साफ सफाई का है, तो एक तो सूत्र हमें ये समझ में आ गया साफ सफाई का बहुत आसान से। जो लोग घर में अपनी रसोई में बैठ के खाना खाते हैं, जिनको राहु की दशा चल रही हो, राहु खराब असर दे रहा हो, उन्हें एक ही उपाय बताओ कि रसोई में बैठ के खाना खाना शुरू कर दो। हर प्रकार की राहु की चाल से, अरे बेटा ये फोन उठाओ, ये देख फोन है, ये फोन है। हर प्रकार की राहु की चाल, किसी भी प्रकार का राहु का मद्दा असर से बचने का रामबाण उपाय है। कोई बच्चा अगर ऐसा है अपने घर में, तो 7 दिन में से कम ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन उसको रसोई में बैठा के खाना खिला दो। उसके लिए चौकी लगा दो, वहीं पे बैठा के खाना खिला दो, वो ज्यादा बेटर काम, फोकट का इलाज है। और ध्यान रखना, लाल किताब कहती है रसोई में बैठ के खाना खाने से राहु की हर नेगेटिव चाल खराब हो जाती है। मतलब वो फिर चाल चलना बंद कर दे। प्लीज बीच में ना कोई बोले, म्यूट करें अपने आप को सारे। तो वो अपनी चालें चलना बंद कर देता है। कैसे समझेंगे कि आपके घर में कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत राहु के प्रभाव से पीड़ित है? इसके लक्षण आपको समझ में आने लग जाए। पहली बात तो उसका घर में मन नहीं लगेगा, घर से बाहर मन लगेगा, यार दोस्तों में ज्यादा मन लगेगा। सोशल मीडिया जो है वो राहु है, सोशल मीडिया पे सारा दिन टंगा रहेगा, एक्चुअल काम नहीं करेगा, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से दूर भागेगा। यानी अपनी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें वो तो पढ़ेगा नहीं, बाकी सारी चीज पढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर राहु अच्छा होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मीडिया का काम, वीडियो एडिटिंग का काम, फिल्म मेकिंग का काम, ये सभी के सभी राहु से रिलेटेड है। परंतु अच्छा राहु होने पर इनमें सफलता मिलती है और बुरा राहु होने पर व्यक्ति वक्त बर्बाद करता है। सोशल मीडिया आपका वक्त खराब भी कर सकता है और आपका वक्त बना भी सकता है। जिन बच्चों का बुद्ध अच्छा है उन्हें सोशल मीडिया सिखाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाइए, उन्हें ऐप बनवानी सिखाइए, उन्हें टेक्नोलॉजी सिखाइए, उन्हें गैजेट्स के काम सिखाइए। बच्चा बहुत कामयाब होगा, बहुत पैसे कमाएगा, करोड़ों रुपए इसी राहु की मदद। और अगर गड़बड़ है तो नहीं। गड़बड़ का कैसे पता चलेगा? बात पूरी सुनने से पहले रिएक्शन दे। आपने कुछ कहना शुरू करा, आपने आधी बात करी, बच्चे ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया या बंदे ने पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया, समझ लेना कि राहु की लहरें गड़बड़ है। वो सुन तो सकता ही नहीं किसी की बात सही ढंग से, उसने एक्शन का रिएक्शन देना है सर। इस बात का हमें ध्यान रखना। हमेशा परिवार से अलग हट करके चलेगा, परिवार से अलग हट करके कपड़े पहनेगा,
परिवार से अलग हट करके अपनी खोपड़ी मुंडवा लेगा, मतलब अपने बाल कटवा लेगा। जो आजकल खड़े बाल, पड़े बाल, साइड के बाल, ये अजीबोगरीब बाल, कुत्ते स्टाइल बाल, बिल्ली स्टाइल बाल, ये सब राहु की निशानियां हैं। ऊपर से अगर टैटू बनवाना शुरू कर दे और टैटू बनवा ले तो ये राहु की पक्की निशानी हो रही है। और अगर कोई उसने अंग छेदन करा दिया है, जिसे पायरेसिंग बोलते हैं, कोई नाभि छिदवा ली, आंख छिदवा ली, कोई कान कून कुछ इस तरीके के करवा लिए, सिर्फ लाल किताब कान छेदन को अच्छा मानती है, उसको केतु के लिए बहुत अच्छा मानती है। ध्यान रखे, अगर कानों में सोने की बाली पहनते हैं, कान जो है केतु है, और उसमें सोना यानी कि गोल्ड यानी बृहस्पति अगर जोड़ देते हैं तो ये शुभ केतु की निशानी हो जाती है। उसके अलावा कहीं पर भी ये उल्टे सीधे सांग करते मिल जाए तो समझ लेना ये राहु बुरा प्रभाव है, और वो बच्चा आपको छोड़ के भागने वाला है। उसका दिमाग में हमेशा विदेश विदेश और विदेश बसा रहेगा। आपका देश, आपकी संस्कृति, आपकी जाति, आपका मजहब जीरो, वो आपकी किसी बात को स्वीकार नहीं करे। तो समझ लेना राहु का दुष्प्रभाव शुरू हो गया। ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के यही तरीके, रसोई में बैठ के खाना खिलाना शुरू करो, उसको राहु को शांत करने का हर भरसक प्रयास करना है। अगर आप साउथ फेसिंग के मकान में रहते हैं, जिन लोगों के घर में राहु खराब हो जाते हैं या जिन लोगों के घर में राहु खराब है, उन्हें भूल करके भी साउथ फेसिंग के मकान में नहीं रहना चाहिए। अगर वो रेंट के मकान में रहते हैं तो घर चेंज कर लो अपने बच्चों के फायदे के लिए। नहीं, बच्चे आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ध्यान रखना, अच्छा केतु अच्छा राहु, अच्छा केतु बच्चे आज्ञाकारी। आपकी एक बात को आपने बात कही, बच्चों ने बड़े ढंग से सुना, समझा और उसको करने का प्रयास किया, और अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो वो आपके साथ सह सम्मान पूर्वक लॉजिकली बात कर रहे हैं अगर, तो समझ लेना केतु अच्छा है। और केतु अच्छा है तो राहु भी अच्छा है, तो नो टेंशन। राहु खराब है, केतु खराब असर देगा ही देगा। अगर आपका राहु खराब है तो आपकी खुद की औलाद आपकी बात नहीं सुनने में, ये ध्यान रखना। ये भी चेक कर लेना कहीं खुद का ही तो राहु खराब नहीं है। कुछ लोग बालों में कभी लाल रंग करा लेंगे, कभी पीला रंग करा लेंगे, ये खुद का राहु खराब करते फिरते हैं, तो ऐसा नहीं करना। राहु का मतलब है जो शरीर भगवान ने नेचुरल रूप में दिया है उसको अपभ्रंश कर देना, उसका विकृत रूप स्वरूप धारण कर लेना, ये राहु की निशानी है। उल्टी सीधी मालाएं डाल लेना, अगर तुम्हें लगे ना एक आदमी ने 2 4 5 मालाएं डाल ली, चंदन माला, रुद्राक्ष माला, हाथ में माला, फलाने में माला, समझ लेना राहु का रूप है। बाबा जी संत नहीं है, उसे धार्मिक आदमी समझने की कतई गलती ना करे। पहुंचा हुआ साधु संत आदमी के हाथ में आपको का गले में इतनी मालाएं मुलाएं नहीं मिलेंगी। ये पाखंड ढोंग का दिखावा है। अपनी परंपरा से अलग हट करके तिलक लगाना, बेमतलब के विज्ञापन कर देना, शरीर में कहीं कहीं तिलक लगा देना, कोई भस्म रमा रुमू, ये सब भैया गड़बड़ चीज है, नहीं करना। तिलक लगाना लाल किताब में बहुत अच्छा माना गया। जो भी तिलक आप अपने माथे पे लगाते हैं उस ग्रह, वो ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, ये ध्यान रखना। अगर आप लाल रंग का तिलक लगाते हैं, लाल चंदन का तिलक लगाते हैं, ग्रहों का असर है। अगर आप पीली हल्दी का तिलक लगाते हैं, बृहस्पति लगन पर बैठ जाता है। अगर आप लाल चंदन का तिलक लगाते हैं तो सूरज लगन पर आ जाता है, और ये बहुत अच्छे हैं, लगाना चाहिए, तिलक गलत नहीं है। अगर आप काला तिलक लगाते हैं, राख का तिलक लगाते हैं तो केतु है।
और आप काला टिक्का डाकुओं वाला लगा लेते हैं तो फिर है मंगल भी बद हो जाता है, शनि भी खराब हो जाता है। यानी आप समाज से, सोसाइटी के खिलाफत हो गए, आपकी खिलाफत हो गई आप। अब आप बिल्कुल अलग हट गए। वो सब हमने नहीं कर। तिलक सर का बड़ा चंदन का महत्व तिलक है। क्या, चंदन का तिलक किसके लिए होता है? जैसे लाल चंदन का चंदन तिलक का लोग, तिलक सूरज का तिलक है। सफेद और चंदन का तिलक जो होता है वो शुक्र का है। और सफेद चंदन से राहु भी शांत होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर जिसका शुक्र अच्छा होता है, जिसका शुक्र अच्छा होता है उसका राहु अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो चंदन हम अपने घर में थोड़ा सा घिसते हैं, येलो कलर का जो होता है, हाँ, वो व्हाइट की उसमें ही वो आता है। येलो चंदन नहीं होता है, वो गोपी चंदन अलग आता है। ठीक है ना, चंदन अलग चीज है। ठीक। चलिए, केसर का तिलक हो गया, ये पीला है। और ये भी राहु को शांत करने का उपाय है। देखिए, जब तक आपकी जन्म पत्रिका में मंगल खराब नहीं होता वो भी राहु कंट्रोल में रहेगा। मंगल के खराब होते ही राहु वो हाथी है जो अनबैलेंस हो जाता है। लाल किताब में हाथी को राहु से माना गया है। हाथी यानी राहु। तो जो लोग अपने घर में हाथी रख लेते हैं ना, बहुत सोच समझ करके रखना है। अपने कुंडली के राहु के अनुसार ही घर में हाथी रखना, वरना मत रखना। हाथी का मतलब आपने राहु लगा दिया है। और अगर कुंडली में मंगल मद्दा है, मंगल बद है, भूल करके हाथी मत रखना। हाथी का कोई चित्र मत लगाना, या हाथी दांत की कोई बनी हुई चीज अपने पास नहीं रखना। नहीं तो यही हाथी घर को तहस नहस कर दे। ये इतनी अशांति फैला देता है। कई घरों में आपने सुना होगा, मार पिटाइयां, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के खून के दुश्मन बन जाते, एक दूसरे को मरने मारने पर उतरे रहते हैं। यहाँ पर समझना मंगल बद हो गया है और राहु अनकंट्रोल्ड हो गया है। वो किसी के बाप के कंट्रोल में नहीं आएगा। कितने मर्जी उपाय करो, उपाय कराओगे वो करके नहीं देगा। उसको तंत्र के उपाय समझ में आएंगे, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। ऐसा फील होगा जैसे एक आदमी पागल की तरह हो गया है। तो फिर से सूत्र बता रहा हूं, जिसका बुध अच्छा राहु अच्छा। मंगल जब तक कुंडली में दमदार है, मद्दा नहीं है, राहु कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, चाहे राहु कहीं बैठा हो, किसी भी हालत में बैठा हो। और जब तक बुध अच्छा है आपकी कुंडली में, आपका अच्छा है, राहु कुंडली में कहीं बैठा रहे, वो अच्छा ही असर देगा। मंगल मजबूत है, राहु बुरा नहीं कर पाए। सिंपल सा फार्मूला है, ये समझ गए आप। इसी से इसीलिए मंगल की दिशा जो है दक्षिण है। जिनका गड़बड़ है राहु, उन्हें दक्षिण दिशा में के घर में नहीं रहना। और राहु की खुद की डायरेक्शन कौन सी है? वो है दक्षिण पश्चिम। जो दक्षिण पश्चिम का कोना होता है वो राहु का कोना, ये दिशा होती है। राहु का रंग नीला माना गया है लाल किताब में। नीले रंग के जो फूल हैं उनसे भी राहु का उपाय किया जाता है। गंदा नाला, अब समझने वाली बात है। जो लोग गंदे नाले के पास रहते हैं, कोई ऐसा नाला जो गंदा है, बदबू जिससे बहती हो, वहां पर आर पार फ्लैट बने हो, घर बने हो, वो घर भी राहु की जद में आ जाते हैं, यानी कि राहु के दुष्प्रभाव में आ जाते हैं। और राहु का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? रात को नींद नहीं आती उनको। रात को नींद नहीं आती, सारी रात दारू पी के डिस्को करने में मजा आता है, या सारी रात लाइट जला करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो, और उनको नींद नहीं आती। राहु का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। और उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं रात के समय, और शांति नहीं मिलती बिल्कुल। और दिन होते ही वो सोना शुरू कर देते। ये शनि के खराब होने की भी निशानी है, ये ध्यान रखना। और ये राहु की भी निशानी है।
बिना मतलब शोर मचाना, उपद्रव बनाना, अन्न गर्ल बातें करना, ये सब राहु की जद है। रातों रात पैसा कमाने का ख्याल आना, रातों रात बस कोई लॉटरी लग जाए, कोई सट्टा लग जाए, कोई जुआ लग जाए, उसके दिमाग में ख्याल आएंगे मैं कोई अफीम की पुड़िया यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दूं तो मुझे लाख रुपए मिल जाए, मैं फलाना काम कर दूं तो ये काम हो जाए। स्मगलिंग का दिमाग में आना, बैंक की रोबरी करने की दिमाग में, मतलब बेख्याल अनैतिक विचार, कानून के खिलाफ विचार, ये और शॉर्टकट से पैसा कमाना, अय्याशियों की तरफ दिमाग जाना, ये सब राहु के गंदे विचार हैं। तो जहां पर गंदा नाला होता है, गंदी नाली होती है, और अगर किसी का घर गांव में बना हुआ है और दरवाजे के बीचों बीच में से अगर नाली बह रही है तो ये राहु की पक्की निशानी है। उस नाली को तुरंत बंद करवाना चाहिए। जो मेन गेट होता है ना, कई बार मेन गेट के साथ से या मेन गेट के बीच में से नाली निकाल देते हैं गांव में, घरों में, शहरों में तो नहीं होता, गांव में अक्सर हो जाता है। ये उनके राहु की पक्की निशानी है। दो भाई रह रहे होंगे तो दो भाई आपस में बोलचाल बंद हो जाएगी, कुछ समय के बाद सारा परिवार बिखर जाएगा और सब इधर उधर हो जाएगा। तो ये बहुत गंदा हिसाब किताब है, नहीं करना। इवन अगर राहु शुक्र का मेल हो जाए, कुंडली के अंदर राहु शुक्र का मेल हो जाए, जब मैंने शुक्र बताया था, जब भी बताया था, ये मेल अच्छा नहीं माना जाता। यूरिन से रिलेटेड तकलीफें, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, किडनी से रिलेटेड तकलीफें पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी के संबंध खराब, अनैतिक संबंधों का बनना जैसी समस्याएं आ जाती हैं। राहु शुक्र का मेल अनैतिक संबंधों की तरफ इंसान को खींच के लेके जाता है। ऐसे में नीले फूल लेकर के गंदे नाले में पर छोड़ देने 43 दिन का भी उपाय है। राहु की क्या निशानी? आदमी आवश्यकता से अधिक चालाक होता है। कभी राहु प्रधान आदमी से मिलेंगे, सबसे बड़ी बात, वो आपको कभी बेवकूफ नजर नहीं आएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास होगी। आपको, आप एक ज्ञान की बात करेंगे, वो आपको 4 ज्ञान की बात बताएगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसको ध्यान होगा। आने वाले 2 साल के बाद कौन सी कार आने वाली है उसे मालूम होगा। फास्टेस्ट स्पीड कार कौन सी है वो उसे मालूम होगा। उसको बहुत फास्ट चलने वाली गाड़ियों को बहुत ज्यादा उसके अंदर पैशन होगा। बहुत तेज चलने वाली बाइक, गाड़ियां, ये सब जो तेजी से चलने वाली हैं, इनका उनको बड़ा पैशन होगा। और ये लोग चालबाज होते हैं और बड़े शातिर किस्म से काम करते हैं। जिन लोगों का राहु खराब होता है उन पर बिना कसूर के आरोप लगते हैं। राहु खराब के लक्षण, आपने कुछ किया भी नहीं और फिर भी आरोप आप पे आ गया, सिर्फ इसलिए कि आप वहां पर उपस्थित थे या वहां पर बैठे थे। आप लड़ाई में एक शब्द भी नहीं बोले तो भी आरोप कहीं ना कहीं आप पर आ जाए, तो वो राहु की निशानी है, यानी कि राहु गड़बड़ है। बिना कसूर के जेल में बैठा हुआ कैदी राहु है। बिना कसूर के जेल में बैठा कैदी राहु है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमारे जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप लगा के, गलत मुकदमे लगा करके बेचारे जेल में बैठे रहते हैं और भुगत भुगत करके आते हैं। किया करना कुछ नहीं, छोटी से छोटी मिस्टेक की बेचारे, कोई 15 दिन जेल में रह रहा है, कोई 3 महीने रह रहा है, कोई 6 महीने जेल में रह रहा है और सजा भुगत के आता है। और आपने देखा होगा आजकल जो दहेज दहेज प्रथा के नाम पर जो केस लगा दिए जाते हैं, उसमें आदमी जेल में चला जाता है। अब उसने बेचारे ने इतना कुछ किया नहीं होता जितनी वो भुगत करके आ रहा होता है वहां के ऊपर। फर्जीवाड़े के केस लगा दिए जाते हैं, लेडीज लांछन लगा दे कोई और वो 3 महीने 6 महीने सजा काट करके आए बेमतलब की। ये सब राहु के खराब होने की निशानी है। घर के बाहर वीराना हो, धूल उड़ती हो,
तो भी राहु का असर है। बे औलाद व्यक्ति यानी जिसके कोई औलाद नहीं होती, उस पर भी राहु का असर ही माना जाता है। हमारे जो घर की दहलीज होती है, मेन गेट कहते हैं, दहलीज कहते हैं, ये भी राहु का ही स्थान है, ध्यान रखना। इसीलिए आपको एक उपाय बता देता हूँ। लाल की वास्तु में ये उपाय अक्सर कराया जाता है अपनी दहलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उसमें से मेन गेट से राहु प्रवेश ना कर सके। इसलिए दहलीज में चांदी की तार दबा दी जाती है, चांदी का पतरा दबा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जिनके घरों में जिनकी कुंडलियों में राहु खराब असर देता है, या जिनको खराब राहु के लक्षण प्रतीत होते हैं, उन्हें अपने घर की देहली के बीचों बीच चांदी का तार जरूर लगा देना चाहिए। हमारी जो ससुराल होती है वो भी राहु है, जो साला है वो राहु है। जिन लोगों के अपने ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहते, ससुराल से संबंध अच्छे बना के रखेंगे तो राहु फिर भी थोड़ा थोड़ा नुकसान कम करेगा। साला ये भी राहु है। बिजली का सामान, और ससुराल वालों से तो बिल्कुल नहीं लेना बिजली का सामान, लाल किताब में लिखा है ये। जिनका राहु खराब हो या अच्छा हो, ससुराल वालों से बिजली का सामान नहीं लेना। तांत्रिक शक्तियां जितनी भी हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियां भी हैं, उनमें भी राहु का वास है। जमीन के अंदर का जो लावा होता है वो भी राहु है। जब व्यक्ति का राहु अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा खुफिया विभाग का आदमी बन सकता है ना। जैसे इंटेलिजेंस का ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, खुफिया विभाग, क्या सीबीआई टाइप, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी, जासूस, जासूस शब्द सही है। जासूसी करने की कला उस व्यक्ति में बहुत अच्छी होती है जिसका राहु अच्छा हो। आईबी भी होगा सर, इंटेलिजेंट हाँ, गुरु। आईबी भी लगा रहा, जासूसी में सारी चीज आ गई अब आईबी सीबीआई जो भी लगाना लगाओ। कहने का मतलब वो अच्छी कूटनीति बना करके किसी व्यक्ति के फैक्ट्स को चेक कर सकता है। राहु का दूसरा नाम बहरूपिया है। राहु रूप बदलने में माहिर होता है। इसलिए जो ये फिल्मों के कलाकार हैं, ये अच्छे राहु की वजह से होते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई आपके पास आए कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता हूँ, फिल्मों में जाना चाहता हूँ, पहले बुध देखना फिर राहु देखना। अगर बुध अच्छा नहीं है तो राहु कितना भी अच्छी जगह बैठा हो, गलती से मत कह देना जा तू फिल्मों में चला जाएगा। जगह जगह किताबों में लिखा हुआ है कि जो राहु है वो कलाकार बनाता है, एक्टर बनाता है, पर भूल के भी गलती मत कर जाना। बुध अच्छा होगा ही तो व्यक्ति अच्छा एक्टर बनेगा, क्योंकि बुध बुद्धि है, मेमोरी पावर है आपकी। और जब व्यक्ति में मेमोरी पावर अच्छी नहीं होगी तो डायलॉग्स कैसे याद रखेगा। नकल करने की कला ये तो राहु से आ जाती है, पर नकल करने की कला काफी हद तक बुध में भी होती है। इसलिए तोता आपकी नकल से बात को कर सकता है। बहुत सिंपल सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गलती से भी अपने बच्चों को फटे टाइप के कपड़े नहीं पहनाना। वो जीन्स होती है ना, वो टक घुटनों पे से फट जाती है, फट नहीं जाती, फटी फटाई आती है, फटती नहीं है, मतलब वो कट फट वाले उधड़े उधड़े से कपड़े टाइप के स्ट्रिक्टली बैन करो अपने घर में, और खुद भी ना पहनो फटे टाइप के कपड़े। फटे तो खैर कोई नहीं पहनता, भगवान ने सबको पैसा दिया है, वो सर फटे उसको ला करके पहनते हैं। तो रिप्ड वो जीन्स बोलते हैं, रिप्ड क्या बोल, जीन्स।
रिप्ड जीन्स। जो भी जिन्स है वो ना पहने, राहु की पक्की निशानी। राहु इतने अच्छे से समझा दिया कि सामने वाला आदमी बैठते उसके कपड़े देखो, उसकी शक्ल देखो, राहु वहीं पता चल जाएगा इसके ऊपर राहु का कितना अच्छा असर है। थोड़ा सा बात करके देखो, बहुत जल्दबाजी में जवाब देगा, एक का चार बात करेगा, समझ जाना राहु का असर है। राहु प्रधान आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा, कभी भी लाखों की बात नहीं करेगा, करोड़ों की बात करेगा, करोड़ों में भी 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की बात करेगा। आपके पास कभी भी बिजनेस प्लान लेके आएगा तो 100-200 करोड़ से नीचे की बात नहीं करेगा, समझ जाना बंदा राहु का असर है। कोई ऐसी स्कीम जिसमें 1 रुपया लगाओ 10 रुपया पाओ, समझ लेना राहु की स्कीम है। कच्चा लालच की जितनी भी स्कीमें हैं सब राहु सर क्रिप्टो करेंसी भी राहु, है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी। ये राहु ही है, जो आपके हाथ में नहीं, राहु हवाबाजी में। समझ गए बात को? बहुत सिंपल सिंपल मैंने फार्मूले लिखवाए हैं। अब इसके हम उपायों के ऊपर बात करेंगे। कविता जी आगे नहीं चलने देना, बताओ क्या बोल रहे हो, फटाफट जल्दी बोलो। चेहरे से कैसे पता चलेगा कि राहु है? तो आपने कुछ वैसा लिखवाया नहीं चेहरे से। मैंने बताया था बाल उल्टे सीधे, वो स्पाइक वाले बाल अच्छा और हाँ हाँ हाँ। टेढ़े मेढ़े बालों से ही पता चल जाएगा। आधा गंजा हिंदुस्तान का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा सर पे बनाए घूमे ना, रंगे इधर हुए से बाल। 2 कैंची इधर से मरवा रखी होगी, 4 कैंची इधर से मरवा रखी होगी, समझ लेना राहु है। ये रैपर सॉन्ग करने वाले टाइप के ये सब। अब हमें समझना है राहु के जो शत्रु हैं, राहु उनको बिल्कुल नहीं छोड़ता। राहु के साथ सूर्य का मिलन हो जाए, राहु के साथ चंद्रमा का मिलन हो जाए तो इनको बड़ा परेशान करता है, तो ग्रहण लगा देता है। ये मैंने सूर्य चंद्रमा बताए थे, जब भी बताया था आप लोगों को। राहु शुक्र का मिलन हो जाए, राहु गुरु का मिलन हो जाए, राहु मंगल का मिलन हो जाए, ये सारे कॉम्बिनेशन खराब कॉम्बिनेशन है। ये राहु इनमें क्या करता है, जो भी ग्रह राहु के साथ बैठेगा उसकी आधी शक्ति खुद छीन लेगा। ये ध्यान रखना, आधी शक्ति खुद छीन लेगा, खुद 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और सामने वाले ग्रह को जो साथ बैठा है उसकी पावर को हाफ कर। इसलिए जो ग्रह इसके साथ बैठा है वो अपना अच्छा असर नहीं दे पाएगा। जिसकी कुंडली में भी राहु और सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठे, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन को लाल किताब बहुत गड़बड़ मानती है। याद करो, सूर्य शनि एक साथ होने से शुक्र खराब हो जाता है, सूर्य शनि एक साथ होने से राहु नीच का माना जाता है, सूर्य शनि एक साथ बैठने से मंगल मंगल बद हो जाता है। तो सूर्य शनि के साथ बैठने से कुंडली में राहु नीच का असर देता है। सूर्य और शुक्र अगर एक साथ तो भी राहु नीच का माना जाता है। सर रिपीट करें। सूर्य और राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे तो भी राहु नीच का हो जाता है। परंतु कुंडली में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन या मंगल शनि का संबंध राहु को नेक बना देता है, यानी अच्छा बना देता है। राहु ही पितृ दोष बनाता है, राहु पितृ दोष बनाता है। तो राहु कहाँ पर पितृ दोष बनाएगा, अब समझने वाली बात है। ये मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, हर भाव नहीं कराऊंगा, पितृ दोष के वाले करा रहा हूँ। पहले भाव में यदि राहु, कि पहला भाव में अगर राहु आते ही ऐसे इमेजिन करना, पहले भाव पर सूर्य का और मंगल का असर होता है, तो वहां पर राहु आ जाएगा तो ग्रहण लग जाएगा। अब ध्यान रखना, जिसकी कुंडली में भी राहु पहले भाव में बैठा है ना, अब उसकी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठा हो तो आपने ये मान के चलना है कि उसको ग्रहण है।
ये लाल किताब का फॉर्मूला है। पहले भाव में यदि राहु बैठा है तो समझ लेना सूर्य को ग्रहण लग गया। राहु यदि चौथे घर में बैठा है तो समझ लेना चंद्रमा को ग्रहण लग गया। सिंपल फार्मूला। तो जरूरी नहीं कि कुंडली में राहु सूर्य साथ में भी नहीं बैठे तो फिर भी नहीं लग सकता है अगर पहले में बैठा है। तो हम बात कर रहे थे पितृदोष की। यदि कुंडली में राहु पहले भाव में, राहु दूसरे भाव में, राहु पांचवें भाव में और राहु 9वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो पितृ दोष लग गया। 1 2 5 9 याद कर। 1 2 5 9 सिंपल। सर 4 नहीं आएगा? नहीं, वो तो मैंने चंद्रमा के लिए बताया था जब मैं ग्रहण बता रहा था। जैसे पहले में राहु सूर्य ग्रहण, चौथे में राहु होगा तो चंद्र ग्रहण। पर लाल किताब के अनुसार अगर राहु चौथे में होता है तो राहु और शनि, ध्यान रखना, चौथे भाव में माँ की कसम खा के बैठे हैं। हाँ, वो तो वहां पे बिल्कुल। शरारत नहीं करेंगे, परंतु चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। राहु कोई खुरापात नहीं करेगा चौथे में, पर चंद्रमा पीड़ जाएगा। अब वो चंद्रमा कहीं बैठा हो कुंडली में, समझ गए? तो ये सूत्र देखिए, कई बार हमारे सामने बड़े केस आते हैं। जैसे कि सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो हम कहते हैं धन के लिए बहुत अच्छा, चलो उच्च का बिठा देते हैं, तो फिर कहते हैं जी बहुत ही अच्छा धन के लिए। और ये वास्तविकता भी है, सूत्र भी यही कहता है कि धन के लिए चंद्रमा अच्छा है सेकंड हाउस में। पर अगर यहीं पर राहु चौथे भाव में बैठ जाएगा तो चंद्रमा पिट गया, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, चंद्रमा आप कहीं भी बैठा हो तो पीड़ित हो गया। ऐसे ही सूर्य आपका, चाहे आपने उसको पंचम भाव में बिठा दिया, स्वग्रही हो गया अपने हिसाब से, पर अगर लगन में राहु बैठा है तो सूर्य अपने आप पिट गया। और सूर्य अपने आप पिटने का मतलब यह है कि पिता को कष्ट होएगा। पंचम भाव में जब राहु बैठता है तो लाल किताब के अनुसार बृहस्पति भी पीड़ित हो जाता है और सूर्य भी पीड़ित हो जाता है। और सूर्य पिता को कोई ना कोई भयंकर रोग दे सकता है, पिता के सुख में कमी पैदा कर सकता है, पिता को डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। तो बहुत सारे वो हैं, हम अभी उसमें नहीं घुसेंगे। पर अभी के लिए इतना याद करें कि 1 2 5 9 पितृ दोष बन जाए। अभी हम केतु की बात नहीं कर रहे, सिर्फ राहु की बात कर रहे। तो पितृ दोष लग जाए, और पितृ दोष लगने से हमारी संतान के ऊपर, हमारे धन के ऊपर और कई तरह की चीजों के ऊपर दुष्प्रभाव आता है। पितृदोष की निशानी, बच्चे खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझदार हो जाएंगे, सुंदर होंगे, बच्चों की शादियां नहीं होगी, बच्चों की शादियों में व्यवधान आएंगे, बच्चों के रोजगार सेट होने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे अगर अच्छी नौकरी पे लग जाएंगे तो कुछ समय बाद हट जाएंगे। तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। घर में वातावरण तनावपूर्ण बने रहना। और मेरा एक वीडियो है पितृदोष के ऊपर, 2.5-3 घंटे का यूट्यूब के ऊपर। पितृदोष के बारे में मैं डिटेल से नहीं कराऊंगा, आप उस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा वहां पर वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बताना था। अब हम थोड़े से उपायों की बात कर लेंगे। मैंने उपाय कुछ तो आप लोगों को बताए हैं, साथ में आपको उपाय के रूप में मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी। अब ये आटे की जो गोलियां है ना, इसकी सामग्री नोट कर लो अगर राहु दोष को शांत करना है। इसमें आटा, गेहूं का आटा, जौ का आटा, काले तिल और सरसों का तेल, ये सामग्री मिलाकर के छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को देना। और मछलियां राहु हैं, ये ध्यान रखना।
मछलियां राहु की प्रतीक हैं। लाल किताब में ये भी उपाय आता है मछलियों को जल में छुड़वा देने का। किसी से मछली खरीद ली, जिंदा मछली को पानी में छोड़, वो भी राहु का उपाय होता है। गुरुद्वारे के अंदर कड़ा प्रसाद जो बनता है, जिसमें घी ऊपर तक तैरता रहता है ना, ऊपर तक रहता है घी, उसका प्रसाद बांटना या उसकी सामग्री को गुरुद्वारे में देना, गुरु के स्थान पर राहु प्रवेश नहीं करता, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने गुरुद्वारा बोला है। मंदिर भी वही बात है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये एक ही बात है। ये गुरुजी गुरु ये के सब हमको स्थान शाम है, के टाइम पे बांटना है। गुरु के स्थान है। हाँ, कभी भी बांट दो। जो होते हैं, जो ये भी राहु है। अगर किसी को ऐसा बुखार चढ़ता है, सुबह चढ़ता है, शाम को उतर जाता है, फिर अगले दिन फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, डॉक्टर को दिखाओ, समझ में नहीं आता है। डॉक्टर एंटीबायोटिक भी दे के ले और पैरासीटामोल भी दे के थक ले, 5-7 दिन लगातार हो जाए, फिर भी बुखार नहीं खत्म हो, तो जो होते हैं उनको कच्चे दूध में धो करके जल प्रवाह करने का उपाय बता देना, बुखार वाली समस्या से निजात मिल जाएगा। राहु कभी भी बीमारी को सही तरह से प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करने देता, इसीलिए राहु का इलाज कराया है। कई बार बॉडी में ना टेम्परेचर का एरर आ जाता है, वो उसके बॉडी का सेंसर गड़बड़ हो जाता है, बॉडी कभी टेम्परेचर ज्यादा दिखाती है, कभी कम दिखाती है। डॉक्टर को भी ये बात समझ में नहीं आती, ये राहु की वजह से हो जाता है। तो राहु के उपाय बता दो, उसको कहो 43 दिन तक करे, 43 दिन तक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5-7 दिन में ही ठीक हो जाता है, कभी कभी तो 3 दिन में ही फायदा हो जाता है इससे। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, ये मैंने मंगल के समय में भी बताया था आप लोगों को, ये राहु की रेमेडी में भी बहुत काम करता है। अब नट सेल में किसी को राहु खराब कर रहा हो तो उसको सुधारने के 2-3 तरीके। पहला तरीका तो यह है कि बुध को अच्छा बनाने के जो उपाय हो सकते हैं वो करो। दूसरा अच्छा उपाय ये कि चंद्रमा के उपाय शुरू कर देने चाहिए, चंद्र ग्रह के उपाय शुरू कर देने चाहिए। चंद्रमा में जो भी है, चंद्रमा में चांदी है, चावल है, दूध है, इनकी चीजों का दान करना, ये भी एक उपाय है। भगवान शिव की पाठ पूजा करना, ये भी एक उपाय है। माँ दुर्गा जी की पाठ करना, ये भी एक उपाय है। और लाल किताब में कहा है राहु की जो देवी है वो माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती पर नीले फूल अर्पित करने से राहु अति शीघ्र शांत हो जाए। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता देवी राहु की देवी है, इनकी पूजा करने से भी राहु शांत हो जाए। कौन सी देवी? छिन्नमस्ता। थोड़ा थोड़ा राहु खराब चल रहा हो, बहुत सारे थॉट्स आते हो, कंफ्यूजन रहता हो, तो 3 प्राणायाम 5-5 मिनट के लिए, जैसे दवा लेते हैं ना, ऐसे दवा की तरह लेना शुरू कर देना, सुबह शाम। 5 दिन भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ठीक हो जाओगे, 5 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। 3 प्राणायाम कौन कौन से हैं? अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये 3 याद रखना, ये राहु के दुश्मन है। और घड़ी में टाइम देख करके 5 मिनट्स। मैंने कहा 5 दिन नहीं टपेंगे, उससे पहले कंफ्यूजन दूर, स्ट्रेस दूर, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। उद्गीत प्राणायाम में ओंकार का जाप करते हैं ऊंचे स्वर में, ओम, ओमकार का जाप। ओमकार का जोर जोर से जाप करने से राहु दूर भाग जाता है, राहु पास में नहीं आता, ध्यान रखना। गुरुजी अनुलोम विलोम, भ्रामरी और एक और क्या बोला है आपने? ओम का जाप और उद्गीत उद्गीत प्राणायाम में ही ओमकार का जाप होता है। अच्छा, ये छोटी छोटी रेमेडीज मैंने आप लोगों को बताई है जो राहु के लिए
बहुत ही अच्छी रेमेडीज है।